तो हम लोग का ये सेकंड क्लास है। और लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या किए थे, थोड़ा उसका पहले रिवीजन ले लेते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या समझे थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग याद ही होगा। हम्म जिसमें हम लोग देखे थे कि किसी प्रकार का अगर स्टेटमेंट अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करने जा रहे थे, अकाउंट्स पढ़ते वक्त हम लोग क्या देखते हैं कि उसका क्लासिफिकेशन और समराइजेशन कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग देखे थे कि अकाउंट्स का जो समराइजेशन और क्लासिफिकेशन है वो हम लोग कैसे देख रहे थे, बैलेंस शीट और पीएनएल के थ्रू हम लोग देखे थे कि जब भी ट्रायल बैलेंस का कोई भी आइटम उठा करके उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, कैसे शो किया जाता है, आपको कैसे प्रेजेंट किया जाता है अंडर बीएल, बैलेंस शीट और पीएनएल, ठीक है। उसके बाद तुरंत हम लोग क्या किए थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर तुरंत हम लोग चले गए थे और जाकर के टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाना सीखे थे। वहीं पे जब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम लोगों ने कैश फ्लो के इनफ्लो और आउटफ्लो को देखा। हम्म इनफ्लो और आउटफ्लो को देखा, ठीक है। उसके बाद जब इनफ्लो और आउटफ्लो को देखा तो उस पर हमने कुछ एग्जांपल लिया इनफ्लो आउटफ्लो का। हम्म और जब इनफ्लो आउटफ्लो का एग्जांपल लेकर के हमने ये पता किया कि ये जो एग्जांपल्स हमने लिया है और जिस तरीका से हमने इसको शो किया है, ये वो तरीका नहीं हो सकता है शो करने का, ठीक है। और हम लोग सीधा जंप कर गए थे किस पे, कंपनीज एक्ट पे, और वहां पर हमने देखा था कि भाई किस तरीका से हम लोग जो है उस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाएंगे। तो जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले कि अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में हम लोग क्या करेंगे कि अंडर सेक्शन 250 ये पता किए पहले कि भाई हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है, जो कि पार्ट होता है किस चीज का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अंडर सेक्शन 240 में हम लोगों को ये पता चला, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़े अंडर 133 में, जहां पर पता चला कि आप लोगों को क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन कैसे देना है। तो उसके थ्रू हम लोग को पता चला कि अंडर सेक्शन यानी कि आपको अंडर, सॉरी मतलब कि अंडर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 में जैसे आपको बताया गया है, उस तरीका से आपको क्या करना है, इसका प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। तो वो कैसे बताया गया है, वो एज पर AS3। और ये AS3 जो होगा वो क्या हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो कि किसके द्वारा प्रिपेयर और प्रेजेंट किया गया है, ICAI के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इतना हम लोग देखे थे। उसके बाद तुरंत हम लोग किस चीज पे जंप किए थे, उसके क्लासिफिकेशंस पे, ठीक है। हम लोग उसके टोटल का टोटल क्या किए थे, यहाँ पर इनफ्लो आउटफ्लो का सारा डिटेल हम लोग देख चुके थे, ठीक है। लेकिन जब पता चला कि इसको ऐसे नहीं करना है, इसको AS3 के थ्रू जाना है, तो हम लोग उसके तुरंत फिर क्या चीज पे चले गए, क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। जब क्लासिफिकेशन पे गए तो हम लोग जाने कि ये तीन तरीका से इसको अंडर क्लासिफाइड करके दिखाया जा सकता है। पहला हमारा अंदर अंडर ऑपरेशन, ठीक है। सेकंड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा तुमको अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीन तरीका से दिखाया गया था। हम्म जिसमें से कि तुमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर हम लोग पूरा का पूरा भी डिटेलिंग ले रहे थे, ठीक है। और हम लोग पता किए थे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को हम लोग कैसे बनाते हैं, फ्रॉम नॉन करेंट एसेट्स में होने वाले चेंजेस को लेकर के शुरू किए थे अभी, कि कैसे हम लोग को प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट के नॉन करेंट एसेट्स पार्ट को पूरा का पूरा हम लोग देखे थे और समझे थे कि अगर इसमें किसी प्रकार का अगर कोई चेंज आ जाता है ड्यू टू कैश एक्सचेंज, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका पूरा का पूरा डिटेल हम लोग कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग देखेंगे। जिसमें हम लोग पहला डिस्कस कर चुके थे, जिसमें पहला चीज था तुमको अंडर फिक्स्ड एसेट्स में अगर किसी प्रकार का चेंजेस आता है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के अगर किसी प्रकार का क्या हो रहा है, तो इस पे हम लोग आकर के रुक गए थे। कि इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पे कैसे करना है। तो यहां से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो है तुम्हारा, यहीं पर हम लोग आकर के शुरू करते हैं। तो पहले हम इसमें बताए थे कि जब भी किसी प्रकार का आप ये देखें कि अगर आपको स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज दिख रहा है और वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज क्या है, अंडर नॉन करंट एसेट्स है, या उसका जो नेचर है वो लॉन्ग टर्म नेचर है, तो उस कंडीशंस में उसको हम लोग मानेंगे कि वो भी जो है एक नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। और उसमें होने वाला चेंजेस हम लोग कहाँ दिखाएंगे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट आता है कि मान लो कि कोई कंपनी ऐसी है जिसका कि काम ही क्या है, जिसका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना। जैसे कोई ब्रोकरेज हाउस होता है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जैसे कोई तुमको बैंकिंग कंपनी है, या फिर तुमको ऐसी कंपनी जिसका काम ही है क्या करना, इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है।
तो उस कंडीशन से बोलता है कि ये वाला पार्ट आपका एक तरह का ऑपरेशनल एक्टिविटी होगा। जैसे कि तुम लोग को कल हम एक कार वाला एग्जांपल दिए थे कि अगर मारुति सुजुकी कंपनी का एक ऑपरेशनल एक्टिविटी क्या होगा, कार बनाना और बेचना है। तो जब कार बेचना उसका ऑपरेशनल उसका नेचर मान रहे हैं, तो जब कोई कंपनी काम ही किसी ऐसे चीज में कर रही है जिसका काम ही इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में वो जो उसको कर रही है वो क्यों कर रही है, उसके ऑपरेशंस को, यानी वो डे टू डे बिजनेस चलाने को वो काम कर रही है। हुँ? तो जब इस कंडीशंस में, ऐसे कंडीशंस में जब ये आता है कि अगर वो उसका ऑपरेशनल वर्क ही हो, क्या उसका इन्वेस्टमेंट करना, हुँ? तो उस कंडीशंस में क्या करता है कि अगर आप ऐसा देखते हैं तो उसको आप क्या कीजिए, अंडर ऑपरेशनल एक्टिविटीज में डालिए। इसमें किसी प्रकार का अगर चेंजेस आता है तो वो किसका पार्ट बनेगा, अंडर ऑपरेशनल एक्टिविटीज। क्लियर होगा? हम्म। तो यहां पर हम उसको नहीं ले सकते उस कंडीशंस में। लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है किसी और पर्पस के लिए काम करता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कार या फिर ऑयलिंग कंपनी का या किसी और तरह के बैंक और तरह के किसी ऐसे प्रोजेक्ट्स में यह काम करता है जो कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नहीं हो, इन्वेस्टमेंट मतलब मार्केट इन्वेस्टमेंट, लाइक शेयर में इन्वेस्ट करना, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करना, इस तरह का इन्वेस्टमेंट का अगर उसका काम नहीं हो रेगुलर बेसिस पे, वो केवल एक्स्ट्रा पर्पस जो मनी है उसको उठा करके लगा रहा है, तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, उसको अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लेंगे। ठीक है। और एक पॉइंट इसमें बस यही ध्यान रखना है कि ये लॉन्ग टर्म नेचर का होना चाहिए। इसके बारे में कल तो बता ही थे, ये लॉन्ग टर्म नेचर का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नेचर का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और हाईली लिक्विड नेचर का नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म्स में। ठीक है। तो इस पर हम लोग देख चुके हैं, आगे अब देखते हैं। अब इसके बाद बताए थे कि अगर इसके कंडीशंस में, यानी कि थ्रू एसेट्स किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज हो रहा है, यानी कि उसके चलते या उसके लिए किसी भी प्रकार का चेंजेज हो रहा है, तो उस चेंजेस को हम लोग कहा लेते हैं, इसी पार्ट में लेंगे। जैसे मान लो कि किसी प्रकार का तुम इन्वेस्टमेंट किए हो, अगर मान लो कि अंडर शेयर इन्वेस्टमेंट किए हुए हो, तो उससे हम लोग को क्या होगा, डिविडेंड रिसीव होगा। अगर डिविडेंड रिसीव होता है तो वो किसका पार्ट बनेगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ही का पार्ट बनेगा। हालांकि वो तुम्हारे कंपनी के पीएनएल अकाउंट में दिखेगा, लेकिन वहां से उसको क्या करेंगे, हटाएंगे और बताएंगे कि ये इसका पार्ट बनता है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का नहीं है, इसीलिए ऑपरेशनल का पार्ट नहीं बन सकता। ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। तो इसीलिए अगर किसी प्रकार का इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको इस तरह के इन्वेस्टमेंट से होता है, तो उसको क्या करेंगे, इसी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। तो जहां तक लगता है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का टोटल हम लोग चीज समझ चुके हैं, कुछ भी जानने का इसमें है नहीं। तो अब इस पे कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। हम्म। एक बार फिर से, चलो एक बार देख ही लेते हैं फिर से। देखो सिंपल सा चीज है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है तुम्हारा, बैलेंस शीट को निकाल लेते हैं फिर से। इधर गया, हाँ बैलेंस शीट। इसमें देखो पहला लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स। इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस या कैश ट्रांजैक्शन अगर होता है, ड्यू टू कैश ट्रांजैक्शन किसी प्रकार का फिक्स्ड एसेट्स में चेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे एज ए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। बी में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अगर आपका है, ठीक है, तो उसको भी अगर किसी प्रकार का चेंजेस होता है तो उसको क्या करेंगे, हम लोग डिनोट करेंगे कैसे, एज ए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। अब ये एक वर्ड देखो अलग से लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस है, जो कि आप लोगों को पढ़ने के लिए मिला होगा जब बैलेंस शीट आप बनाते हैं। तो अगर किसी प्रकार का, अगर आप किसी को लॉन्ग टर्म पर्पज से किसी सामने वाले को मार्केट में इन्वेस्ट ना करके लोन के पर्पज से किसी को पैसा देते हैं, मान लीजिए कि आपको मार्केट से डिवेंचर मिल रहा था 8% का, लेकिन कोई सामने वाला पार्टी कहता है कि नहीं वो पैसा मेरे को दे दो, हम तुमको 10% देंगे, तो ऑब्वियस है कि कंपनी के बेनिफिट के लिए तुम क्या करोगे, उसको एडवांसेस उसको दे दोगे, उसको लोन दे दोगे। तो एज ए एडवांस जो तुम उसको दोगे, ठीक है, तो उसको भी क्या करेंगे, यहीं पर इंक्लूड करेंगे। ठीक है। एक देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखा हुआ है, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब वो होता है जो टेंजिबल नहीं हो। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, उसको टेंजिबल कहते हैं। अब बात आता है कि इंटेंजिबल एसेट्स कैसा हो सकता है। तो इंटेंजिबल एसेट्स कैसा हो सकता है, जैसे मान लो किसी प्रकार का कोई R&D डिपार्टमेंट तुम अपना लगाते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक पार्ट लगाते हो जिस पर तुम रिसर्च करते हो, ठीक है, तो उस अमाउंट को तुम क्या करोगे, अपने कंपनी में कैपिटलाइज करोगे, यानी कि बताओगे कि ये भाई एक तरह का मेरा पूरा एसेट्स तैयार हुआ है। अगर किसी रिसर्च से तुम किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट रेडी करते हो, तो उसमें होने वाला सारा एक्सपेंस जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, कैपिटलाइज्ड होगा।
तो उस तरह का अगर कोई एक्सपेंस अगर करते हो और उसको अगर दिखाते हो एज ए इंटेंजिबल एसेट्स, तो वो भी किसका पार्ट बनेगा? नॉन करंट एसेट्स का। और इसमें भी होने वाला कोई भी चेंजेस कहाँ जाएगा? तुम्हारे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि इस पार्ट से होने वाला किसी भी प्रकार का चेंजेस ड्यू टू कैश, ठीक है, क्या होगा? मेरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में पक्का शो होगा। ठीक है, हाँ, केवल कैश में। अब आते हैं, देखते हैं इस पर कुछ एग्जांपल्स। देखो, पहला एग्जांपल्स देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ फ्रॉम फॉलोइंग इन्फो प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, देखो एक चीज पहले और देख लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो तुम्हारा प्रिपेयर होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसके लिए एक चीज तुम ध्यान रखना कि जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, तो उसका फॉर्मेट में से एक चीज दो चीज जरूर ध्यान में रखो। नंबर एक की तुमको ऊपर में पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा, क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ जो भी कंपनी का नाम हो वो फॉर द ईयर इंड, जो भी ईयर का आप बना रहे हो। ठीक है, और उसके बाद जो फॉर्मेट आपको यहाँ दिया हुआ है उसको आप फॉलो करना। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड लिखने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि 90% कंपनी जो है वो इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करती है बनाने के लिए। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पहले लिखोगे, सारा डिटेल दोगे, उसके बाद आओगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सारा डिटेल दोगे। तो हम लोग क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। डायरेक्ट कुछ जंप करेंगे कहां पे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब जब भी एग्जाम में जब एग्जाम देने जाओगे ना, और वहां पर अगर तुमको केवल इस पार्ट का मिला, ठीक है, कि आप क्या करें कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आप क्या बनाए एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, जैसे ही तुम ये पार्ट देखना, ये चीज पूरी तरह से तुम क्या करना? ड्रॉ कर देना। ठीक है, इस तरीका से पूरा ड्रॉ कर देना कि तुमको ये चीज करना होगा। और इसके बाद क्या करना है? अब हम लोग कंटेंट्स पे जाएंगे। तो हम लोग का सबसे पहला कंटेंट्स क्या होता है? पहले सोच के कोशिश करते हैं कि हम लोग का क्या क्या कंटेंट्स हो सकता है। फिक्स्ड एसेट्स, परचेज या सेल। इन्वेस्टमेंट, परचेज या सेल। उस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला किसी भी प्रकार का कोई इनकम जनरेट होता है, जैसे मान लो कि कौन सा इनकम? डिविडेंड या इंटरेस्ट। यही चार आइटम मेन तुमको दिखेगा हमेशा। ठीक है, तो ये चार आइटम ध्यान पे रखना है कि ये तुमको मिलेगा। तो उस तरीका से हम लोग देखने का भी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में ये चार आइटम कहाँ कहाँ से हम लोग वो इन्फो निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जब भी बनाओ तो ये इन्फो निकालने का कोशिश करो, ये चार आइटम का। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्टिविटी से बनाना है, तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है परचेज ऑफ मशीन। ठीक है, तो परचेज ऑफ मशीन तुम्हारा क्या हुआ? कैश का आउटफ्लो बनाएगा ये। जब तुम परचेज करोगे मशीन, तो उसके लिए तुमको कैश क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा? कैश आउटफ्लो। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो हम लोग लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी और इसको दिखाएंगे कितना अमाउंट दिया हुआ है। देखो 2 लाख। और तुमको पता ही होगा, माइनस में यानी आउटफ्लो को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अकाउंट्स में ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सेल ऑफ मशीन ड्यूरिंग द ईयर, उसमें कुछ पार्ट मशीन का सेल भी किया गया। तो इसमें तुमको क्या हो रहा है? कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो? ऑब्वियस है, सेल कर रहे हो कोई चीज तो तुम्हारा कैश क्या होगा? आएगा। तो कितना दिया हुआ है अमाउंट? 11,200। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या डिटेल में दिया हुआ है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर से कोई चीज परचेज हुआ, जैसे ही कोई चीज परचेज होगा क्या होगा? कैश का आउटफ्लो।
कितना अमाउंट दिया हुआ है? 1,20,000। आउटफ्लो हुआ है, क्या करेंगे? माइनस में उसको शो करेंगे कि मेरा आउटफ्लो हुआ है। तीसरा केस, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 31,000। फिर से आया सेल, सेल हुआ यानी कि कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा। कितना दिया हुआ है? 31,000। आगे डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ? 4,200 और 5,200। ये तुम्हारा क्या हुआ है? ऑब्वियस है कि इनफ्लो हुआ है। अब इसको टोटल करेंगे। इसमें देखो दो पार्ट जो हुआ आउटफ्लो का है, ये पार्ट और ये पार्ट। बाकी क्या होकर रखा हुआ है? इनफ्लो। ठीक है, समझ गए? तो इन तीनों पार्ट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और जो पार्ट तुम्हारा आउटफ्लो हुआ है उनको ऐड करेंगे, और जो आएगा उसको इनफ्लो से माइनस करेंगे, और देखेंगे कि हमारा कौन सा अमाउंट बड़ा हो रहा है, आउटफ्लो या इनफ्लो। तो जैसे देख पा रहे हो वैसे तुमको साफ दिख रहा होगा, 2 लाख एंड 1,20,000 यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं कि 3,20,000 तो तुमको आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, और ऑब्वियस है कि ये तुमको ज्यादा होगा बाकी ये कंपेरिजन में, क्योंकि बाकी सब अमाउंट 1,000 के रूप में ही दिख रहा है एज ए इनफ्लो। ठीक है, तो जब टोटल करोगे तो यहाँ पे जो भी फिगर है वो आएगा माइनस में। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ आए तो हम लोग यहां पर लिखते हैं कैश यूज्ड अंडर इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, अगर यही चीज अगर उल्टा आता है, यानी कि अगर कैश अगर आपके पास आया होता, तो इस केस में लिखते कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें क्या लिख रहे हैं? कैश यूज्ड अंडर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, और जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पर लिख के दिखा देंगे। ठीक है, और ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो तुम्हारा कंप्लीट है, इसको देख लेना कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। परचेज ऑफ मशीन, सेम क्वेश्चन। 2 लाख सेल ऑफ मशीन 11,200, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,20,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 31,000, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सब कुछ दिया हुआ है। देखो इसमें एक नोट्स दिया हुआ है, अलग से क्या दिया हुआ है? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड ₹25,000 एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। याद होगा अभी जब बात कर रहे थे तो हम लोग देखे थे कि अगर किसी प्रकार का कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो वो किसका पार्ट नहीं बनता है? मेरे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का पार्ट वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसमें से उसको एक्सक्लूड करना होगा कि भाई इसको हटाओ। तो क्या करेंगे? इस 25,000 को हम लोग ये जो भी परचेज किए हैं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,20,000, इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाले से, बस यही है कि इसमें केवल एक चीज एक्स्ट्रा दिया हुआ है 25,000, जिसको हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल वैसे ही आप लोग को क्या करना होगा? शो करना होगा ये सारा कुछ। ठीक है, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे? फिर सारा डेटा वैसे ही रहेगा, केवल चेंजेस कहाँ हम लोग का आ रहा है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में, यानी कि 1,20,000 में से हम लोग 25,000 माइनस कर देंगे। आप उसको अलग से दिखाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे नोट्स कोई भी आप अकाउंट्स में दिखाते हैं तो उसको नीचे से अलग नोट लिख करके और वहां पर दिखाइए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे इसको? अगर प्रॉपर तरीके से दिखाना हो तो लिखेंगे यहाँ पर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन है कितना? 1,20,000।
इसमें से लेस कर देंगे कितना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये हो गया 25,000। तो मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा कितना, निकल जाएगा 95,000। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 95,000 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अंडर ब्रैकेट दिखा देंगे। ठीक है, बाकी जैसे अमाउंट है वैसे वहां वहां लिख देंगे। ठीक है, वही परचेज ऑफ मशीनरी 2 लाख दिखा देंगे, परचेज ऑफ सेल ऑफ मशीनरी 11,200, वही 2 लाख क्या हो जाएगा ब्रैकेट में। बाकी ये 3 आइटम जो भी है, 4 आइटम, ये सारा का सारा प्लस में दिखेगा। और फिर भी आपका निकल के क्या आएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। आगे का क्वेश्चन देते हैं। फॉलोइंग इन्फो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैलेंस शीट। अभी जो डेटा हम लोग के पास आ रहा था वो कैसे दिखा रहा था कि टोटल का टोटल आपको कैलकुलेशन करके बताया जा रहा था कि ड्यूरिंग द ईयर ऐसा किया गया। अब आपको क्या करना है, पता करना होगा। कैसे पता करना होगा, बैलेंस शीट के उस पर्टिकुलर पार्ट को देख करके। किस पर्टिकुलर पार्ट को देख करके, जो हम लोग अभी देख रहे थे। कौन सा पार्ट, बैलेंस शीट का ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करके बैलेंस शीट में से ये वाला पार्ट जो है हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर इन्फो में दे दिया गया है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट किया हुआ बैलेंस शीट को हम लोग देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि कितना आ रहा है। तो देखो पहले ईयर में देखो 2019 इधर लिखा हुआ है, 2020 यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग को कंपैरेटिव बैलेंस शीट दिया हुआ है 2 साल का। इसको क्या कहते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, क्योंकि ये 2 साल के कंपेयर करते हुए दिखाया जा रहा है कि आपका पिछले साल ये बैलेंस कितना था और इस साल 31 मार्च 2020 को बैलेंस कितना है। ठीक है, तो उस तरीका से हम लोग देखेंगे कि अगर पिछले साल किसी एसेट्स को दिखाया जा रहा है कि 21 लाख रुपीज का अगर आपके पास पहले से कोई एसेट्स था, और ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने 20 लाख 22 लाख हो गया, अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी प्रकार का कोई अदर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है और यदि डिप्रिसिएशन उसमें से माइनस नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस का बात है कि ये 21 लाख से ये 22 लाख कैसे हुआ होगा, मशीनरी परचेज करके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें हम लोग क्या देखते हैं हमेशा, सबसे पहले किस पे जाएंगे, नोट्स पे। अगर किसी प्रकार का अकाउंट्स का दिया हुआ है, किसी प्रकार का बैलेंस शीट या कुछ भी ट्रायल बैलेंस, तो उसमें हम लोग सबसे पहले किसका एडजस्टमेंट देखते हैं, जो भी नोट्स में अलग से दिया हुआ है एडजस्टमेंट करने को। तो एडिशनल इन्फो पहले हम लोग देखते हैं। तो पहला एडिशनल इन्फो में ही कहता है फिक्स्ड एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर ₹2 लाख। देखो इसको दो तरीका से सोच सकते हैं। तरीका नंबर 1, स्टेटमेंट बनाओ और देखो। तरीका नंबर 2, अकाउंट्स बनाओ और पता करो कि क्या हुआ है कहानी। ठीक है, जो अकाउंट्स प्रेफर करते हैं बनाना वो ऐसे करें कि अपना अकाउंट्स बनाए, उसका लेजर बनाए फिक्स एसेट्स का और उससे पता करें। लेकिन जिनको उसमें प्रॉब्लम होता है वो लोग स्टेटमेंट बनाए। तो हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो अकाउंट्स के थ्रू ही रूल को फॉलो करेंगे और फॉलो करते हुए हम लोग क्या बनाएंगे, उसमें लेजर अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर ₹2 लाख। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग को क्या करना है, वो फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट कॉपी यहां से कर लेते हैं। चलो अब देखो, यहाँ पर इंफॉर्मेशन में हम लोग के पास एक इंफॉर्मेशन देखो और भी है। क्या इंफॉर्मेशन, कि ये कब का अकाउंट बन रहा है, तो 2020 का बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ईयर एंड के लिए कुछ नहीं, ब्रैकेट लिख तो खाली जगह छोड़े हुए हैं, तो वहां हम लोग लिख देंगे कब के लिए। तो ये बन रहा है 31 मार्च 2020 के लिए। क्या कंपनी का नाम दिया हुआ है कुछ भी यहाँ पर, आपके क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दो, खाली छोड़ दो। अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको भी वहां पे मेंशन करना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर बोल रहा है, अब इसका नोट्स हम लोग बनाना शुरू करते हैं कि नोट्स बनाते हैं। तो चलो नोट्स, तो नोट्स में सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को बनाना है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट
जिसमें कि आप लोग को पता ही होगा कि फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस क्या होता है। डेबिट बैलेंस। तो हमारा क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग कैसे होगा, बाई बैलेंस से, और ओपनिंग होगा टू बैलेंस बीडी से। तो टू बैलेंस बीडी में हम लोग का कितना अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस कितना है हम लोग का, 21 लाख। सिंपल सा लिख देंगे टू बैलेंस बीडी में, कोई इशू नहीं है 21 लाख लिखने में। वहीं पर बाई बैलेंस सीडी, देखो जितना भी इंफॉर्मेशन जो भी जहां से मिलता जाए सारा चेपते जाओ, पहले सबसे पहला यही काम करना है। तो हम लोग को दो इन्फॉर्मेशन दिखा बैलेंस शीट से, हम लोगों ने दो इन्फॉर्मेशन वहां से उठा लिया। अब चलते हैं एडिशनल नोट्स में क्या बोलता है, फिक्स एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर ₹2 लाख। अब फिक्स एसेट्स परचेज हो चुका है, फिक्स एसेट्स परचेज का एंट्री क्या होता है, फिक्स एसेट्स अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, टू कैश या बैंक, तो कितना हो जाएगा, ₹2 लाख। अब देखो इसको जब देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या फिक्स एसेट्स के बारे में, तो देखो लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट बॉट ड्यूरिंग द ईयर ₹20,000, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी इन्फॉर्मेशन से अब कंटिन्यू करेंगे, यानी कि ये दो इन्फॉर्मेशन और ये तीन, ठीक है, एक दो और तीन इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, अब टोटल का टोटल जैसे हम लोग लेजर क्लोज करते हैं, क्लोज करेंगे तो इधर का बैलेंस टोटल कितना हो जाएगा, 23 लाख। और इधर भी 23 लाख टोटल होना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, 22 लाख, यानी कि ₹1 लाख कहीं ना तो कहीं से हम लोगों का क्या है, मिसिंग है। ठीक है, हम लोगों का मिसिंग है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यानी कि ₹1 लाख का एक्स्ट्रा, यानी कि कुछ हम लोग का बाई हुआ है। सही है। देखो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ इस 1 लाख के बारे में, तो हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे कि ये मेरा बाई हुआ है, और बाई करने का एंट्री क्या होता है, सॉरी सेल हुआ है। तो सेल को इसी प्रकार का कोई फिक्स एसेट अगर सेल हो रहा है तो उसका एंट्री क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर हो जाएगा। देखो अब इसको जनरल लैंग्वेज में भी समझना है तो ऐसे समझ लो, 21 लाख रुपए का मशीनरी मेरे पास कुछ या प्लांट जो भी है पड़ा हुआ था, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख का सामान खरीदे, तो टोटल कितना हो गया, 23 लाख। हम्म। अब 23 लाख मेरे पास होना चाहिए, लेकिन दिख कितना रहा अकाउंट में मेरे पास ईयर के एंड में, 22 लाख। 1 लाख कहाँ गया, यानी कि 1 लाख का हम लोग मशीन सेल कर दिए होंगे तब ना 22 लाख दिख रहा है। इस तरीका से भी समझ सकते हो, ठीक है। अकाउंट्स बनाने का जरूरी नहीं है, लेकिन बनाना जरूरी क्यों होता है, टू प्रेजेंट दी एग्जामिनर, ठीक है। जो भी एग्जामिनर है वो क्या करेगा, जब उसको चेक करेगा तो उसको क्या करेगा, उसको ये जानना जरूरी होगा कि आप ये ₹1 लाख कैसे निकाल के लेके आए हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग को ये वर्किंग नोट्स देना अकाउंट्स में जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग के पास देखो दो कैश एंट्री हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, एक कैश एंट्री यहाँ, एक कैश एंट्री यहाँ, एक दिख रहा है तुमको डेबिट में, एक दिख रहा है क्रेडिट में। अगर किसी प्रकार का अगर तुमको क्रेडिट में दिख रहा है कैश, यानी कि सिंपल सा है कि लेजर में अगर कोई प्रकार का कैश बैलेंस अगर क्रेडिट में दिख रहा है तो वो कैश रिसीव हुआ होगा, अगर डेबिट में दिख रहा है तो वो कैश पे हुआ होगा। तो सिंपल सा चीज है, अकाउंट्स बनाते वक्त क्या करेंगे, परचेज ऑफ मशीनरी कितना होके रखा हुआ है, 2 लाख। इसको स्टेटमेंट्स में यहां दिखा देते हैं, माइनस में सेल ऑफ मशीन 1 लाख, पैसा आया होगा इनफ्लो तो प्लस में। आगे देखते हैं, इन्वेस्टमेंट का बोल रहा है अब, सेम केस, सब कुछ सेम है, बस क्या करना है ऊपर से नीचे कॉपी कर देना है सारे डिटेल्स को नोट्स में। क्या करना है, यहाँ पर नोट्स बनाएंगे, किसका, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का।
इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है तुम्हारा? एसेट्स। एसेट्स का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। ठीक है। तो मेरा हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, टू बैलेंस बीडी। तो हमारा बैलेंस कितना दिख रहा है? देखो तो 1,60,000। और इंफॉर्मेशन में हम लोग को क्या दिया हुआ है? देखो, सिंपल इन्वेस्टमेंट बॉट ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेस्टमेंट बॉट बॉट किया गया। अगर किसी प्रकार का कोई एसेट्स बाई करते हैं तो क्या एंट्री होता है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो क्या कर देंगे? टू कैश या बैंक लिखेंगे। कैश या बैंक कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 20,000 रुपीज। और कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्या करेंगे? टोटलिंग करेंगे। बैलेंस क्लोज 1,20,000 इधर, 1,20,000 इधर। तो बैलेंस कितना बचा? 60,000। ठीक है। क्या लिख देंगे? बाई कैश या बैंक। यानी कि ये क्या हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट सेल किया गया है। तो 20,000 बाई 60,000 सेल। इंफॉर्मेशन क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के फ्लो में दिखा देंगे। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास? 20,000 ब्रैकेट में, और 60,000 क्या करेंगे? सेल दिखा देंगे। ठीक है। किसी प्रकार का क्या डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है? क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ इसके बारे में। तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। टोटल दिखाएंगे जो भी आएगा। कितना आ जाएगा? चलो कर लेते हैं इसको। टू में से वन गया तो 180,000। नहीं, ये हो गया 1,20,000 60। ये हो गया तुम्हारा 60 आउटफ्लो। ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर हम लोग क्या किए? 60,000। अब देखो, इसको तुम अलग तरीका से ऐसे समझ सकते हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुम्हारे ईयर के बिगिनिंग में 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ था। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 20,000 परचेज किए, तो आपके अकाउंट्स में लास्ट में कितना दिखना चाहिए था? 1,20,000। 1,20,000 टोटल दिखना चाहिए था, लेकिन दिख कितना रहा है? 60,000। यानी कि आप ड्यूरिंग द ईयर क्या किए होंगे? सेल किए होंगे, तभी ना दिख रहा है केवल 60,000। अगर नहीं दिख रहा होता, अगर ये 60,000 अगर केवल टोटल का टोटल 1,20,000 दिख रहा होता, तो आप खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या किए? देखे कि नहीं, हम ड्यूरिंग द ईयर क्या किए हैं? सेल किए हुए हैं। तो 1,20,000 माइनस 60,000 तो कितना हो गया? 60,000। तो 60,000 आपने क्या किया हुआ है? परचेज, सॉरी, सेल किया हुआ है, इसीलिए आपके अकाउंट में ये 60,000 दिख रहा है। आगे का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको थोड़ा अच्छे से देखना, समझना। देखो, इसमें भी सिंपल सा चीज वही है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, अकाउंट्स बनाओ, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको बनाओ, और बना करके एक्सट्रैक्ट करके जो भी डिटेल है उसको उठा करके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालने का, और कुछ नहीं है। तो फिर से कॉपी पेस्ट अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। 4 में फिर से देखो, सारा सिचुएशन सेम है। देखो, इसमें केवल एक नया एडजस्टमेंट एंट्री दिया हुआ है। देखो, फिक्स एसेट्स 21 लाख का था, 22 लाख का हो गया। 1,00,000 का था, 60,000 हो गया इन्वेस्टमेंट तुम्हारा। फिक्स एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। सेम क्वेश्चन है। फिक्स इन्वेस्टमेंट बॉट ड्यूरिंग द ईयर ₹20,000। लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा कर दिया इसमें, क्या? डिप्रिसिएशन आपको बता करके रखा है कि इस ईयर आपको बैलेंस शीट में, यानी कि सॉरी, पीएनएल अकाउंट में चार्ज किया गया है। कितना चार्ज किया गया है? ₹50,000। तो ये किसका पार्ट बनता है?
इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर आप क्या किए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट में आपका चेंजेज आया हुआ है, किसके चलते, इसके चलते। लेकिन ये क्या है, नॉन कैश आइटम डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन जब अगर नॉन कैश आइटम है तो इसका कुछ रूप कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन इसका इफेक्ट आपके अकाउंट्स पर जरूर दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, आइए देखते हैं। तो ये कर लिए, सिंपल सा चीज है, एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। अगर फिक्स एसेट्स का सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स अकाउंट बना लेंगे। लिख देंगे टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। बस चेप देना है पिछले वाले से ही, ठीक है, कुछ इशू नहीं है। जैसे ही आपको बैलेंस शीट में एसेट्स आइटम दिखता है, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी कर देने का। जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एज ए टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी एज ए ओपनिंग क्लोजिंग, उसको लिख देने का। तो कितना दिया हुआ है, 21 लाख और 22 लाख। अब देखो, अगला इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, फिक्स एसेट से रिलेटेड है। फिक्स एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, सेम कहानी है क्या भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, टू कैश या बैंक ड्यूरिंग द ईयर परचेज करके दिखाया हुआ है, कितने अमाउंट का, 20,000 का। अब जैसे ही तुमको ये चीज पता चलता है, उसके बाद आगे इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, कुछ और दिया हुआ है। तो डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया गया है, यानी कि बाय पीएनएल, यानी कि पीएनएल अकाउंट में, इस अकाउंट में डिप्रिसिएशन के नाम पे क्या किया होगा, चार्ज किया गया होगा टू डिप्रिसिएशन में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कितना चार्ज किया गया है, 50,000। और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है फिक्स एसेट से रिलेटेड, नहीं है। हम लोग सारा का सारा इंफॉर्मेशन अकाउंट से उठा चुके हैं। तो अब क्या समय बचता है इसको क्लोज करने का। तो क्लोज कैसे करेंगे, टोटलिंग करें पहले। तो इतना इधर हो गया 23 लाख, इधर भी होना चाहिए 23 लाख। लेकिन टोटल कितना हो रहा है, 22,50,000। यानी कि जो बाकी बचा उसको ड्यूरिंग द ईयर क्या किए होंगे, सेल। तो कितना बनाया, 50,000। तो दो तरह का कैश ट्रांजेक्शन हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है। कैश ट्रांजेक्शन नंबर एक कितना, 20,000, सॉरी 2 लाख का। और कैश ट्रांजेक्शन नंबर टू, 50,000 का, जो कि सेल किया गया है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, उठा करके कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग को डालना पड़ेगा। तो चलो डाल देते हैं। तो परचेज ऑफ मशीनरी 2 लाख, ब्रैकेट में सेल्स ऑफ मशीनरी 50,000। दो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अब देखते हैं। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्या बोलता है कि आपका पिछले साल कितना था, 1 लाख हो गया 60,000। इसका भी क्या करें, अकाउंट बना लेते हैं। चलो इसको हम लोग तुम लोग के लिए एक स्टेटमेंट के थ्रू बना के दिखाते हैं कि कैसे स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो ये नोट नंबर 1 हो गया, ये नोट नंबर 2 ले लेते हैं। नोट नंबर 2 में क्या दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कितना दिया हुआ है, 1 लाख। सेकंड इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट बॉट ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट बॉट ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट 20,000। तो हमारे पास कितना होना चाहिए, 1,20,000। लेकिन इसमें हम लोगों को ईयर इंड बैलेंस कितना दिख रहा है, 60,000। तो यानी कि सेल ड्यूरिंग द ईयर
कितना दिखेगा 60,000। देखो इसमें कितना काम करना पड़ा, कितना कुछ लिखना पड़ता है, जबकि हम वो शॉर्टकट में लिखे हैं। आप लोग जब स्टेटमेंट के थ्रू बनाएंगे तो आप लोग को लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर टोटल अमाउंट, उसका माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट बॉट ड्यूरिंग द ईयर टोटल ये दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद ईयर एंड बैलेंस आपको ऐसे नहीं लिखना होगा, लिखना होगा इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको लिखना होगा। और उसके बाद लिखना पड़ेगा कि सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर आपको इतना दिखाना पड़ेगा। तो सोचो कितना बात लिखना है, लेकिन अगर यही चीज पिछले वाले में जाए, देखो कितना आसानी से हम लोग यहाँ पर कम चीज करते हुए और सारा का सारा डिटेल निकाल चुके थे, ठीक है। और ये सारा इंफॉर्मेशन लेना भी कितना आसान हो जाता है अगर आप एक अकाउंट्स बनाते हैं तो, रादर टू स्टेटमेंट बनाने से, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल गया, 20,000 बाई किया गया है और 60,000 का सेल किया गया है। इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, डाल देंगे यहाँ पे। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000। इस दोनों का इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में क्वेश्चन में, तो उसको इग्नोर करके आगे क्या करेंगे, लिख देंगे जो भी अमाउंट दिया हुआ है जैसे आया। तो कितना आया, 2,20,000 माइनस 60 तो 160 और फिर गया 50 तो 110, तो 1,10,000 कैश यूज हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल ये देखो, एक ये एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कल देखेंगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसको हम खुद बना के आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखाते हैं कि क्या करना है इसमें। देखो इसमें तुमको जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, इसमें देखो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे ज्यादा अगर आप लोगों को कोई चीज दिक्कत करने वाला है अगर आपके एग्जाम में, तो इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये कंप्लीटली आपको परेशान करेगा। कब, जब डिप्रिसिएशन आपको दिखाया गया हो एक्यूमुलेटेड बेसिस पर, यानी कि उसको पीएनएल अकाउंट में जो चार्ज किया जाता है वहां चार्ज करके यहाँ पर टोटल का टोटल क्या किया जा रहा है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यानी कि इसका एक प्रोविजन बनाया जा रहा है हर साल, ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाता है, फिक्स एसेट्स के अमाउंट को पूरा का पूरा दिखाया जाता है जब तक कि वो डिस्पोज यानी कि सेल ना हो जाए उसमें से कोई पार्ट, ठीक है। तो उसके चलते आपको यहाँ पर परेशानी होना शुरू हो जाएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। इसलिए इस क्वेश्चन को आज हम एक क्वेश्चन यहाँ बना के दिखा दे रहे हैं कैसे आपको प्रिपेयर करना है, और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड थोड़ा एक्स्ट्रा मुश्किल देते हुए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा चेंजेस के साथ इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। नहीं तो कल तो हम क्लास के शुरुआत में इसको बना करके ही फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखो सिंपल सा फिर से वही बोल रहा है कि ये दिया हुआ है और इसे क्या बनाना है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो सबसे पहला मेरा क्या बन जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। बिना देखे हुए पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पिछले वाले से। चलो ये हमारे पास आ गया डिटेल। अब चलो इसके नोट्स पे चलते हैं। नोट्स में पहला क्या हो जाएगा मेरे पास, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। जैसे ही आप लोगों को दिखे कि अगर इस तरह का किसी प्रकार का क्वेश्चन है जो कि इंक्लूड करता है, तो उसमें एटलीस्ट आपको 3 अकाउंट बनाना एकदम कंपलसरी हो जाता है। कौन कौन सा, एक फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, सेकंड बनाएंगे आप
डेप्रिसिएशन अकाउंट। जनरल केस में डिप्रिसिएशन अकाउंट क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसको उसी साल खत्म कर दिया जाता है, यानी कि उसका कोई बैलेंस बचता ही नहीं है, पीएनएल अकाउंट में उसको दे करके पूरा का पूरा समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन जब बैलेंस शीट में अगर आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट अलग से दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपको वो पूरा का पूरा दिखाना पड़ेगा, यानी कि उसको एज ए रिजर्व हमेशा बचा करके अब रखा जा रहा है एसेट से बिना घटाए हुए। इस केस में आप फटाफट 3 अकाउंट बना लेंगे। कौन कौन सा अकाउंट? पहला बनाएंगे फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा बनाएंगे डिप्रिसिएशन और तीसरा बनाएंगे डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। ये आपको कहीं पे भी अकाउंट्स में दिखता नहीं है, इसलिए नहीं दिखता क्योंकि ये एज ए डिप्रिसिएशन की तरह, जब नॉर्मल केस में क्या होता है पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है, ड्यूरिंग द ईयर ही सारा का सारा अकाउंट इसका क्या होता है, क्लोज हो जाता है अगर किसी प्रकार का एसेट डिस्पोज हुआ है तो। क्योंकि जब एसेट्स है ही नहीं तो उसका अकाउंट कैसा, उसका बैलेंस कैसा, जब एसेट्स ही डिस्पोज हो गया तो। ठीक है, तो पहला केस में क्या लिखा हुआ है फॉलोइंग एसेट्स में कि फिक्स एसेट्स आपका क्या दिया हुआ है 21 लाख 22 लाख, सिंपल सा चीज है। टिप देंगे कहां पे? एज ए टू बैलेंस बीडी एंड बाई बैलेंस बीडी सीडी, सॉरी टू बैलेंस बीडी एंड बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, 21 लाख एंड 22 लाख। देखो एग्जांपल में हम सारा कुछ अमाउंट जो है ना सेम ही रखे हैं ताकि आप लोगों को ना ज्यादा दिक्कत नहीं हो जब भी आप लोग इसको रिवीजन करें या फिर वापस इसको बनाने का कोशिश करें। वैसे भी ये क्रैश कोर्स है तो हम लोग एक एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, तो 21 लाख और 22 लाख दिखा दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ड्यूरिंग द ईयर कुछ हुआ है क्या चेंजेस। तो देख रहे हैं पहला इंफॉर्मेशन फिक्स्ड एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर ₹2 लाख। चलो इसको ले लेते हैं, सिंपल सा चीज है क्या भाई, तो टू कैश या बैंक। कितना रुपीज से दिखाया जा रहा है? 2 लाख ले लिए। तीसरा क्या दिया रहा है? देखो डिप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, बता रहा है क्या चीज कि डिप्रिसिएशन और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स बता रहा है 0 है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन है कि नहीं वो हम लोग डिप्रिसिएशन अकाउंट से पता करेंगे। पहले यहाँ का सारा इंफॉर्मेशन हो गया। हाँ हो गया, चलो आगे देखते हैं। अब डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग का बैलेंस क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस बीडी। इसमें कितना दिया हुआ है? 12 लाख एंड 14 लाख। चलो और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास डिप्रिसिएशन से रिलेटेड नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स और डिप्रिसिएशन का सारा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए इंफॉर्मेशन। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि अकाउंट्स को क्लोज किया जाए। तो सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को। तो इसको देखते हैं कितना बैलेंस हो गया, 23 लाख का। तो हमारे पास डिस्पोजल, अब यहाँ पर हम लोग को पता नहीं है कि जो अमाउंट सेल किया गया है उसको कितना में बेचा गया है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्पोजल में डाल देंगे। क्या कर देंगे? बाय डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। कितना रुपए का दिखाया जा रहा है यहाँ पर? 23 लाख है तो 1 लाख रुपीज हो गया। ठीक है, अगर डिस्पोजल में यहाँ दिखाया है तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कितना, ₹1 लाख। चलो मेरा ये अकाउंट क्लोज हो गया, कौन सा? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। अब चलो डिप्रिसिएशन को क्लोज करते हैं। जब डिप्रिसिएशन क्लोज करने जाते हैं तो डिस्पोजल ऑफ एसेट्स के बारे में कुछ दिया हुआ है, बोला हुआ है कि नील है। ठीक है, लेकिन चलो हम आपके सहूलत के लिए दिखा देते हैं कि करना क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं ऐसे कि ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ एसेट्स ₹0। ठीक है, जब यहाँ दिखा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना, 0।
अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, कितना है यहाँ पे 14 लाख, और इधर कितना है 12 लाख। यानी कि हम लोग ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किए हैं हम लोग, 2 लाख। हम्म और ये इंफॉर्मेशन हम लोग को क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि पता करने के लिए कि किसी प्रकार का कोई चेंजेस एसेट्स में जो आया है वो डिप्रिसिएशन के चलते कोई इफेक्ट अलग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो चलो कोई इफेक्ट नहीं दे रहा, बहुत खुशी का बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अगर किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन कब चेंज हो जाता था, जब आपका डिस्पोजल ऑफ एसेट्स का डिप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज हो रहा होता, उस पर किसी प्रकार का कोई डिप्रिसिएशन नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या है बहुत खुश हैं, और किसी प्रकार का कोई चेंजेस आपका क्या हो रहा है डिप्रिसिएशन अमाउंट में नहीं आ रहा है। उसके चलते क्या हो रहा है कि जब कोई डिप्रिसिएशन यहाँ जीरो है और यहाँ जीरो है, तो उसके चलते आपका डिस्पोजल ऑफ एसेट्स जो भी हुआ है फिक्स एसेट्स का, ये 1 लाख रुपीज क्या है उसका कॉस्ट प्राइस, तो उसी प्राइस पे यानी कि उसको सेल किया जा रहा है, क्योंकि अलग से और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि किसी प्रकार का इस पे लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर लॉस हुआ तो क्या लिखते हैं, बाय पीएनएल ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या लिखते हैं, टू पीएनएल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, और जो भी अमाउंट आता है यहाँ पर देते हैं हम लोग, लेकिन दिया हुआ इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा हम लोग क्या मान लेंगे कि कॉस्ट प्राइस वाला एसेट्स जो है कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर दिया गया, यानी कि बाई कैश या बैंक, कितना रुपीस का, 1 लाख का। अगर बाकी सारे अमाउंट होता तो आपको दिख रहा है ना कि कैसे वो 1 लाख को इफेक्ट करता। यानी कि जो यहाँ पर 1 लाख रुपीज हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं, ये अमाउंट क्या हो जाता हम लोग का, चेंज हो जाता। बाकी क्वेश्चंस में जब कोई इन्फॉर्मेशन अदर है, यानी कि जब बैलेंस शीट में वो पीएनएल यानी कि डिप्रिसिएशन जब नहीं दिख रहा था, तो उस केस में आपका 1 लाख पूरा का पूरा कैश एज ए हम लोग लास्ट क्वेश्चंस में ले लिए थे, याद होगा, यहाँ पर देख लीजिए बाई कैश, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे इस क्वेश्चंस में ले लिए थे। ठीक है, लेकिन उसी केस में जब यहाँ पर अगर डिप्रिसिएशन उसमें इंक्लूड हो जा रहा है, तो उस केस में आपका लास्ट क्वेश्चन में ये 50,000 बन गया। लेकिन यही अगर केस अगर आपका डिस्पोजल ऑफ एसेट्स का बन रहा है, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर ही डिप्रिसिएशन को दिखाया जा रहा है, तो उसको क्या किया जा रहा है, अलग से दिखा करके पता किया जा रहा है कि उस एसेट्स को कितने में सेल किया गया, क्योंकि बाकी जितना भी एसेट्स दिखाया गया है वो कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जा रहा है आपके। ठीक है, इसीलिए ये करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस केस में हम लोग को क्या केस मिला फिक्स एसेट से रिलेटेड, कि सेल इतना का कितना का 1 लाख का हुआ है और बाय 2 लाख का हुआ है, और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास ऐसे रिलेटेड नहीं है, तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। तो परचेज ऑफ मशीनरी 2 लाख आउटफ्लो है, 1 लाख प्लस में ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट के केस में देखो बाकी सारा केस सेम ही दिया हुआ है, इसमें भी वही 1,60,000 और 20,000 का क्या हुआ है ड्यूरिंग द ईयर बाई हुआ है। ठीक है, सिंपल सा लास्ट वाला केस है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपके पास पड़ा हुआ था, ड्यूरिंग द ईयर आपने 20,000 बाई किया, आपके पास कितना होना चाहिए था, 1,20,000 आपके पास ईयर एंड में दिखते होना चाहिए था, लेकिन दिख कितना रहा हमारे पास 60,000। यानी कि बाकी 60,000 कहाँ गया 1,20,000 के अलावा, तो 60,000 हम लोग क्या किए, यानी कि सेल कर दिए होंगे मार्केट में। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर पता नहीं है कि उसका क्या हुआ कैसे हुआ, तो हम लोग 60,000 क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो उसको क्या करेंगे 60,000 सेल्स और एज पर इंफॉर्मेशन 20,000 बाई, बिना कैलकुलेशन किए हम यहाँ पर सही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो 20,000 का बाई किया गया और 60,000 का सेल किया गया। ठीक है, इस इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देखो, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर और दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्रूड ₹50,000 बट नॉट रिसीव्ड। हम लोग क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और शुरू में ही बात की है कि अगर किसी प्रकार का कोई कैश ट्रांजेक्शन होता है तभी उसको इंक्लूड करेंगे। अगर इंटरेस्ट आपका अक्रूड हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है, यानी कि इंटरेस्ट आपका वो इनकम एज ए बन चुका है 31 मार्च को, लेकिन उन्होंने अभी सामने वाले पार्टी ने पेमेंट नहीं किया, जब तक पेमेंट नहीं आएगा उसका क्या कोई ट्रांजेक्शन हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते, क्योंकि किसी भी प्रकार का कैश का ट्रांजेक्शन यहाँ पर इन या आउट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, टोटल इन्फॉर्मेशन आ गया कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2,20,000 माइनस 1,60,000, तो ये बन जाएगा 60,000 मेरा आउटफ्लो। ठीक है, तो
अब आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। इस क्वेश्चन का लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको टेलीग्राम के थ्रू वो पूरा का पूरा जो भी क्लास का ये टोटल का टोटल डिटेल है वो सारा का सारा आपको, ये जितना भी बनाया हुआ है सारा का सारा आपको चीज वहां पर मिल जाएगा एज ए पीडीएफ फॉर्मेट। वहां से डाउनलोड करके आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इस क्वेश्चन के साथ।